अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कोर्स है उसके सीक्वेंस की। तो मैंने आप लोगों को कुछ मॉड्यूल्स बताए थे। तो पहला मॉड्यूल हमारा ऑलमोस्ट एंड है, 2-3 वीडियोज़ रह गई हैं जो बनाएंगे। तो उसके बाद हमारा पहला मॉड्यूल यानी इंट्रो टू डेटाबेसेस एंड हो जाएगा। उसके बाद हम डेटाबेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो का रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। तो हमने बात की थी डेटाबेस एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? डेटाबेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स की बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी रिपॉजिटरी यानी मेटाडाटा या इस तरह की। तो वो हम मेटाडाटा में बात कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी DBMS। तो हम दो वीडियो पहले ये DBMS पर भी काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने डेटाबेस पर भी हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी। तो जो चौथा कंपोनेंट है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम पर बात करेंगे। यूज़र इंटरफेस पर भी हम उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी काफ़ी बात करेंगे। और इसके बाद हम जब प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। फॉर्म्स, मेन्यूज़, रिपोर्ट्स वगैरह आपको बना कर दिखाएंगे। उसके बाद मैंने डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर की बात की थी और एंड यूज़र की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस अप्रोच। तो डेटाबेस अप्रोच क्या होती है? ये डेटाबेसेस को लागू करने की तरफ जो हमारी अप्रोच या प्रैक्टिकल एफर्ट्स टुवर्ड डेटाबेसेस इम्प्लीमेंट करने की जो हमारी काविशें होती हैं उनको डेटाबेस अप्रोच कहते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहला बेनिफिट है रिडंडेंसी कंट्रोल, यानी इसमें जो डाटा अपीयर होता है वो एक मरतबा ही शो होता है और इसमें डाटा डुप्लीकेट नहीं होता। जैसा कि आप इसमें स्लाइड पर देखते हैं, स्टूडेंट्स का एक टेबल देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का टेबल है, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के टेबल को अकाउंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है। और सिमिलरली बाकी डिपार्टमेंट्स मतलब कंट्रोलर, एग्जामिनेशन और बाकी डिपार्टमेंट इस डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक जनरल सब टेबल है, यानी जो जनरल डाटा सबको चाहिए होगा। तो इसके अलावा हमें अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो हम एक मार्क्स का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स के टेबल में हमें क्या क्या चाहिए होगा जो कि स्टूडेंट टेबल से, तो हमें सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मार्क्स का टेबल बनाकर स्टूडेंट्स के और मार्क्स के टेबल के रोल नंबर को आपस में लिंक कर देंगे तो रोल नंबर ही सिर्फ इसमें एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा, बाकी कोई कॉमन नहीं, बाकी कोई चीज़ डुप्लीकेट वगैरह नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा जो डुप्लीकेशन है वो मिनिमम हो जाएगी और सिर्फ एक रोल नंबर डुप्लीकेट होगा जो कि ज्वाइनिंग के काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट है वो है डाटा कंसिस्टेंसी। क्योंकि हम रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं तो इस तरीके से डाटा में कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। तो इसके मैं आपको पिछली जो एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स और दूसरे की मार्क्स के टेबल की, तो इसमें ऐसे है कि चूँकि रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाती है तो डाटा कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। और एक डाटा आइटम है वो जो कि एक जगह पर तो होगा वो दूसरी जगह पर भी ऐसा ही होगा। यानी एक जगह हम एक डाटा को अपडेट करेंगे, मतलब नूर इस्लाम के बाद हम नेम को ही अगर या एड्रेस को ही चेंज करेंगे तो सब जगह जहाँ जहाँ वो इंस्टेंस होगी तो ये सारी चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें हर जगह जाके डाटा नहीं चेंज करना पड़ेगा और हमें डाटा इनकन्सिस्टेंसी की नौबत नहीं आएगी हमारी, ठीक है। और एक चेंज से सारा डाटा चेंज होगा जहाँ जहाँ भी ये एंटिटी या कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद जनाब आ गया जो तीसरा बेनिफिट है वो है कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के मतलब से मुराद लगातार है और कंस्टेंट से मुराद वो रूल्स होते हैं जो कि हम यूज़र डेटाबेस पर लगाते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का कंस्टेंट से मुराद वो रूल हैं जिनकी मदद से जो हम लगा देते हैं कि भाई यूज़र ने इसके मुताबिक डेटा इंटर करना है, ठीक है। जैसे नेम है, इसके अंदर नंबर तो हम रूल लगा देते हैं कि नंबर नहीं सेव करना है। एड्रेस है, हम लिख देते हैं भाई इसके अंदर आपने
और कोई ईमेल वगैरह नहीं डालना, बल्कि अपने एड्रेस यूज़ करना है। इस तरीके से हम बाकी कंस्ट्रेंट डाल देते हैं, ठीक है। और कोई गलत डेटा कोई यूज़र एंटर करना चाहे तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो हम कभी कभार इस तरह करते हैं कि रेंज भी डाल देते हैं कि भाई रोल नंबर 1 से 100 तक एंटर हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते, हमारी क्लास का साइज ही 100 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा गलती से 10 के बाद कहीं गलती से 5 प्रेस हो जाता है तो कंप्यूटर हमारा एरर दे देगा, भाई ये रोल नंबर नहीं एंटर हो सकता। इसी तरीके से हम फ़ोन नंबर पर लगा दे सकते हैं कि इस पर टेक्स्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली ईमेल पर हम लिख सकते हैं कि इसमें ईमेल के लिए @ और .com ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है। और चौथा जो बेनिफिट है वो है डाटा एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन के रूल को फॉलो करता है। तो ट्रांजैक्शन का रूल क्या है? ट्रांजैक्शन का रूल ये है कि अगर कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए हो जाता है और पार्ट बी के दरमियान कहीं सिस्टम फेल हो जाता है तो पार्ट बी नहीं होता, तो ये एक सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं, या तो पहले पार्ट ए भी होगा तो पार्ट बी होगा, अगर पार्ट बी नहीं होता तो पार्ट ए भी नहीं होगा, ठीक है। ये अमूमन इस तरह होता है कि बैंक में हम पैसे निकलवाते हैं, पैसे आपको निकल जाते हैं लेकिन आपको मिलते नहीं हैं, और वो उसके लिए ट्रांजैक्शन का रूल होता है, ठीक है। आप पैसे किसी को सेंड करते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट से निकल जाते हैं लेकिन अगले को सेंड नहीं होते, तो इसमें लोगों को काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन का रूल है, अगर अगले को सेंड नहीं होंगे तो पैसे आपके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह की सिचुएशन हमें नहीं होने देता, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या तो दोनों स्टेप करता है या एक स्टेप भी नहीं करता, ठीक है। और जो अगला बेनिफिट है डेटाबेस अप्रोच का वो ये है डाटा सिक्योरिटी का, ठीक है। ये हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी बड़े लेवल पर ये डिस्कस करके आए हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे डाटा सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हम अपनी डेटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें काफ़ी सारे टूल्स और काफ़ी सारे प्रोसीजर मुहैया करता है जिनकी मदद से डाटा सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। और ये सिक्योरिटी पासवर्ड की शक्ल में हो सकती है, ठीक है। तो हर कोई जो यूज़र है उसको तमाम डेटा पर हम एक्सेस नहीं दे सकते, बल्कि हम लिमिटेड डेटा तक एक्सेस दे सकते हैं, और हम मुख्तलिफ यूज़र को मुख्तलिफ एक्सेस देते हैं। मतलब एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हम सिर्फ डेटा एंट्री की तक ही एक्सेस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो डेटा को डिलीट कर सकता है, लेकिन हम डेटा एंट्री या किसी स्टूडेंट को ये एक्सेस नहीं देंगे कि वो डेटा डिलीट कर दे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा वसी सिस्टम है जिसमें हम हर यूज़र के हिसाब से डिफरेंट सिक्योरिटी पे ऑप्शन होते हैं, मतलब हर यूज़र को हम अलग से एक्सेस दे सकते हैं, उसके हिसाब के उसके लेवल पर देते हैं। तो दोस्तों जो छठा बेनिफिट है वो है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। तो डेटाबेस में चूँकि डेटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की निस्बत काफ़ी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, तो इसको ना सिर्फ डेवलप करना ना सिर्फ आसान होता है बल्कि हम इसको बहुत जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हमें ऐसे टूल मुहैया करते हैं जिनकी मदद से हम प्रोग्राम को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो डेवलपमेंट का हमारा टाइम है, एप्लीकेशनें डेवलप कर रहे हैं, उस पर हमारा कम से कम टाइम लगता है। तो सातवां जो बेनिफिट है वो है कम्पैक्टनेस का, ठीक है। तो कम्पैक्टनेस का हमने बात की थी डेटाबेस की जब बात कर रहे थे, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्पैक्टनेस और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। ये इसके लिए आपको फाइल सिस्टम को अगर इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें आपको कम स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। कम स्पेस में आपका काम चल जाता है क्योंकि आपको डेटा की बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी जगह नहीं घूम रही होती, रिडंडेंसी नहीं होती, ठीक है। और डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपके वसाइल बचते हैं बल्कि सिस्टम और मेमोरी भी आपकी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो अगला जो बेनिफिट है आठवां वो है ईजियर रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर हम रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो रिपोर्ट्स जो या स्टेटमेंट या समरीज जो हैं एक किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स को क्यों यूज़ किया जाता है? अमूमन किसी इदारे में भी उस इदारे का हेड
रिपोर्ट्स की मदद से बहुत सारे क्रूशल और क्रिटिकल डिसीजन लेता है। और डेटाबेस में जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, तो इसकी मदद से हम फ़ौरन अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और ये रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं होता कि हम रिपोर्ट्स एक फॉर्मेट में बना सकते हैं, बल्कि उस डेटा को यूज़ करके हम चंद फिल्टर लगा के बड़े अपने एस्पेक्ट मंशा या अपनी रिक्वायर्ड्स के मुताबिक ही रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और जो नवा बेनिफिट है वो है डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो एक मरतबा जब डेटाबेस डेवलप हो जाती है तो उसको एक इदारे के काफ़ी सारे यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ही डेटाबेस को काफ़ी सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें किसी नए एप्लीकेशन प्रोग्राम को वही डेटा देना हो तो हम इस तरह करते हैं कि पुरानी डेटाबेस के साथ उसे लिंक करा देते हैं, बजाय इसके कि हम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए एक नया डेटाबेस डेवलप करें। ठीक है, तो जो 10वां बेनिफिट है वो कंकरेंसी, यानी एट ए टाइम एक चीज़ को दो लोग एक्सेस करना। ठीक है, तो जैसा कि हम फाइल सिस्टम में देखते हैं कि फाइल सिस्टम में कंकरेंसी के इशू होते थे, यानी एक फ़ाइल को दो से ज़्यादा यूज़र बड़ी मुश्किल से एक्सेस करते थे। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता था कि जो लोग एक्सेस कर रहे होते थे वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाते थे। ठीक है, मतलब मैंने एक लिखा, दूसरे यूज़र ने कहीं दो कर दिया। ठीक है, मतलब एक के साथ एक ऐड कर दिया था, अलग दो कर दिया। ठीक है, और कभी कभार मैं इस तरह कर रहा होता हूँ कि मैंने एक माइनस किया या कुछ इस तरीके से मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो दूसरा यूज़र भी करता, तो इस तरीके से हम दोनों यूज़र एक ही फाइल पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो कभी कभार हम गलतियाँ कर जाते हैं, सम टोटल के फार्मूले वगैरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के थोड़े मसाइल होते थे जो फाइल सिस्टम में, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह के मसाइल नहीं होते। तो उस सूरत हाल में हमारे पास न सिर्फ डेटा ज़ाया हो जाता था बल्कि इंटेग्रिटी के इश्यूज़ भी आ जाते थे। ठीक है, तो हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंकरेंट एक्सेस की इजाज़त देते हैं, और उसमें कुछ चेक्स होते हैं जिनकी मदद से ये चेक किया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम कभी अकर ना हो। ठीक है, उसके बाद जो डेटाबेसेस का 11वां बेनिफिट है वो है बैकअप एंड रिकवरी, यानी फाइल बेस सिस्टम में जो हमारा था, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, तो वो डाटा को फेल्यूर से, कंप्यूटर सिस्टम के फेल्यूर या एप्लीकेशन प्रोग्राम के फेल्यूर से बचाता था। तो वो यूज़र डेली डेटाबेस की बैकअप लेता था। अगर डेटाबेस डेटा कहीं ज़ाया हो जाता था तो बैकअप रिस्टोर हो जाती थी। तो मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं कि इस तरह के जो फेल्यूर है उससे बचा जा सके। और जो 12वां बेनिफिट है वो है डेटा इंडिपेंडेंस का। ठीक है, डेटाबेस जो अप्रोच है वो डेटा इंडिपेंडेंस की फैसिलिटी देती है। डेटा इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है? ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि डेटा और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी लाजम मलजूम नहीं है कि अगर डेटा है तो उसके ऊपर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने रिमूव करना तो डेटा नहीं रिमूव कर देंगे। तो सिमिलरली अगर हम डेटा में चेंज आते हैं तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि हम डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम चेंज नहीं करते। तो इस सूरत हाल में डेटा इंडिपेंडेंस की मदद से हम में एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग अलग तरीके से दोबारा डेवलप नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। उसके बाद हायर हार्डवेयर कास्ट है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चूँकि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर और कम्प्लिकेटेड हैवी सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है, तो हमें इसके लिए काफ़ी सारी रैम्स, मेमोरीज और प्रोसेसिंग पावर यानी सीपीयूज़ वगैरह रिक्वायर होते हैं, जिनकी मदद से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी चाहिए, यानी हमें एक पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होता है, तो उस पर हमें कुछ लागत आ सकती है। तो जो तीसरा वो डिसएडवांटेज है वो है हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट से मुराद क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इस सिस्टम का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है,
तो अगर हम नया सा या नया प्रोग्रामर लेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से नहीं बनाएगा। तो अगर हमें अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो हमें एक अच्छा सा प्रोग्रामर चाहिए होगा। तो अच्छे प्रोग्रामर के लिए हमें थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने इतनी उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो तो सैलरी ज़्यादा डिमांड करेगा। और जो चौथा डिसएडवांटेज है वो हाई कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। तो चूँकि हमारे ज़्यादातर ऑफिस में या कंपनीज वगैरह में जो सिस्टम चल रहा है तो वो आज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी अपने सिस्टम को डेटाबेस की तरफ लेके जाने चाहती है, तो जो डेटा है फाइलों वाला उसे हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा। तो चूँकि हर फाइल ये डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो हमें ना सिर्फ वो डेटा उसमें कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, बल्कि उस पर काफ़ी टाइम भी ज़ाया होगा। और इसके अलावा डेटा में हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो उस पर भी हमें थोड़ी लागत आ सकती है, ठीक है। तो फेलियर के चांसेस भी इसमें होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि चूँकि तमाम रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स हैं वो एक सेंट्रल सर्वर पर हैं। तो अगर सेंट्रल कंप्यूटर को या सेंट्रल सिस्टम को कुछ इशू होता है तो पूरा सिस्टम डेटाबेस स्टॉप हो जाती है। और जो छठा डिसएडवांटेज है वो डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस का है, ठीक है। तो चूँकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं जो कि ना सिर्फ इसे कम्प्लेक्स बल्कि कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, ठीक है। तो इन सूरत हाल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कभी कभार हमारे कुछ प्रोसेस में थोड़ा स्लो होती है फाइल बेस्ड सिस्टम में, क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम में तो हमने वो एक फाइल खोली है उसी पर काम करना, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो काफ़ी सारी फाइलों पर काम कर रहा होता है। तो कभी कभार हमें लगता है कि यार हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो दोस्तों आप एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं फाइल सिस्टम का और डेटाबेस सिस्टम का, ठीक है। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जबकि डेटाबेस में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और फाइल सिस्टम में डेटा डुप्लीकेट होता है डिफरेंट फाइल में, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी होती है। और जबकि डेटाबेस अप्रोच में डेटा डुप्लीकेट नहीं होता और सिर्फ एक मरतबा शो होता है। और फाइल सिस्टम में क्योंकि सेम डेटा डिफरेंट फाइलों में स्टोर होता है तो इनकन्सिस्टेंसी का रोला होता है। और डेटाबेस अप्रोच जो है उसमें डेटा सिर्फ एक मरतबा शो होता है, ठीक है। तो डेटा जो भी है या डेटाबेस भी है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होती है। और डेटा फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा मुख्तलिफ फाइलों में स्टोर होता है। तो अगर हम कोई एप्लीकेशन है तो वो डेवलप करते हैं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है अप्रोप्रिएट डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो सिमिलरली डेटाबेस में डेटा टेबल्स पर स्टोर होता है और आपस में लिंक्ड होता है, ठीक है। तो डेटा बड़ा आसानी से मिल जाता है। और जहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फाइल बेस्ड अप्रोच में इस तरह होता है कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट फाइलों में होता है और आसानी से शेयर नहीं हो सकता, जबकि डेटाबेस सिस्टम में क्योंकि एक जगह पर डेटा होता है तो आसानी से शेयर हो जाता है। और डेटा फाइल बेस्ड सिस्टम में बड़ा मुश्किल है कि हम डेटा इंटीग्रिटी के चेक्स लगाएं कि डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, जबकि हम डेटाबेस अप्रोच में डेटा इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेटा फाइल सिस्टम में जो डेटा की सिक्योरिटी है, ठीक है, वो काफ़ी पुअर होती है, क्योंकि डेटा हमारा काफ़ी जगह फैल रहा होता है। तो जो डेटाबेस सिस्टम है इसमें हमें सिक्योरिटी करना काफ़ी आसान है। और फाइल सिस्टम को काफ़ी मुश्किल है मेंटेन करना, क्योंकि इस पर हमारा कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, जबकि डेटाबेस सिस्टम हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है जिनकी वजह से हम प्रोग्राम को बड़ी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो फाइल बेस्ड सिस्टम का एक ही बेनिफिट जो हमें नज़र आता है वो ये है कि ये कम कम्प्लेक्स है, जबकि डेटाबेस सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है। और फाइल सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और डेटाबेस की जो कॉस्ट है वो फाइल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे है कि फाइल सिस्टम में अगर हमारी कोई
एप्लीकेशन फेल हो जाती है तो दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटाबेस में अगर मेन सर्वर फेल हो जाता है तो सबको फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।